Sir, moving charges and magnetism. Yes. So the title of the chapter is Moving Charges and Magnetism. तो भाई पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यानी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों चीजें कैसी हैं, एकदम अलग अलग हैं. दीज टू थिंग्स आर कंप्लीटली सेपरेट ब्रांच ऑफ फिजिक्स. लेकिन एक स्कूल टीचर जिनका नाम था मिस्टर हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, अपनी लेबोरेटरी में कर रहे थे एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट के अंदर हनी उन्होंने क्या किया, एक वायर में से करंट को फ्लो कराया और करंट फ्लो करते टाइम आर्ची उन्होंने एक दिशा सूचक यंत्र, જેને ગુજરાતીમાં હોકા यंत्र કહેવાય, बरोबर, ऐसे होका यंत्र को इधर ला करके रख दिया. बरोबर, बोले तो कंपस को यहां पर ला करके रखा. सो बेसिकली इस सेक्शन में हमारे ऑरस्टेड साहब ने किया क्या है, ऑरस्टेड साहब ने एक वायर उठाया, वायर में करंट फ्लो कराई एंड करंट फ्लो करते हुए वायर के पास में उन्होंने क्या रखा है, मैग्नेट. मैग्नेट रखा है या होका यंत्र रखा है. यस, तो वो कंपस उन्होंने इसके पास में रखा. उन्होंने एक बड़ा ही सरप्राइजिंग चीज ऑब्जर्व किया कि यार ये जो मैग्नेटिक नीडल थी ना, ये मैग्नेटिक नीडल बिना उनके टच किए करंट के फ्लो होने की वजह से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है. अब यार सोच जरा तू, किसी चीज को डिफ्लेक्ट कराने के लिए अपने को उस पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा. सही है ना. तो क्या हमने मैग्नेटिक नीडल को टच किया था, क्या ऑरस्टेड भाई गया अपनी उंगली से और वो नीडल को ऐसे टच करा के घुमा करके चले आया और फिर ऐसे सरप्राइज हुआ, ऐसा किया क्या उसने? नहीं, करंट फ्लो कराया और करंट के फ्लो होने के कारण ये मैग्नेटिक नीडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई. तो ऑरस्टेड साहब ने बोला हो ना हो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, राइट. और इनके बीच के रिलेशन को खोजने का काम वहां से स्टार्ट हुआ. लगभग 1819 की बात मैं ये आपको बता रहा हूं, मतलब अर्ली ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का अर्लियर जो पार्ट था उसकी बात मैं यहां पे आपको बता रहा हूं. और फिर तो इसके बाद ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की झड़ी लग गई जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने, लाइक फ्रेंच एकेडमी के अंदर हुआ करते थे मिस्टर अरोगो, उन्होंने, उनके साथ दो लोग और काम करते थे जिनका नाम था बायो एंड सवर्ट. ये दोनों ने, इन सब ने मिलकर के इस पूरी ब्रांच को डेवलप करने का काम किया. कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये इतना है कि इसके पहले जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को दो अलग अलग चीजों के फॉर्म में देखा जाता था, वो एक हो गई आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑरस्टेड. तो ऑरस्टेड का ये एक्सपेरिमेंट, ऑरस्टेड का ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट ने दो फिजिक्स की ब्रांचेस, एक मैग्नेटिज्म और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, इनका मर्जर करवाया, राइट. सो ये एक बड़ा ही रोल था ऑरस्टेड का, राइट. अब यहां से मैग्नेट के सोर्स का क्वेश्चन आता है कि भाई मैग्नेटिज्म के सोर्स कितने हैं. नोट्स में से देख करके कोई मुझे बता सकता है हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिज्म आर देयर? दो सोर्सेस हैं. बहुत बढ़िया. पहले सोर्स का नाम है नेचुरल मैग्नेट्स, या उनको कहा जाता है मैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट. वही मैग्नेटिक मटेरियल्स जिनके साथ बचपन में आप चीजों को अट्रैक्ट और रिपेल करके खेला करते थे,
राइट। तो एक तो मैग्नेटिज्म का सोर्स है मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिनके साथ हम पुराने टाइम पे खेला करते थे, एक सोर्स ये है। और दूसरा सोर्स मेरे को अंशुल बता रहा है। अंशुल, सेकंड सोर्स क्या है? अभी मैंने आपको ये बताया, ऑरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया था। सर मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस, वेरी गुड। पर जब करंट कहीं पर फ्लो होती है तो कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। कनन, क्या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है या चार्ज्ड पार्टिकल है? चार्ज्ड पार्टिकल है, बिल्कुल सही। कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल मूव करेगा तो उसके अराउंड के स्पेस में एक ऐसी फील्ड क्रिएट हो जाएगी जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलने वाले हैं। सो बेसिकली मैग्नेटिज्म के दो सोर्सेस हैं, एक तो मूविंग चार्जेस एंड दूसरा है मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये जो मूविंग चार्जेस वाली बात है ये हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर। और मैग्नेटिक मटेरियल्स की डिस्कशन हम कहां कर रहे होंगे? चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो इंट्रो वाला पार्ट किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें बताओ? अरे है क्या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? नो चलिए ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो इसमें से निकल करके आता है वो ये है कि व्हाट डू वी मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज के अराउंड ऐसा स्पेस, द स्पेस अराउंड चार्ज वेयर वी कैन एक्सपीरियंस द इट्स इन्फ्लुएंस। चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस जहां पे आप इस चार्ज के एक्सपीरियंस को इस चार्ज के इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसे हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यार मैग्नेट के अराउंड ऐसा स्पेस जहां पे आप उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को या मैग्नेट के इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। So the space around a magnet where we can experience influence of the magnet is known as magnetic field. कौन ये डेफिनेशन बिना देखे रिपीट कर सकता है? The space around a magnet within which we can experience the influence of it is known as magnetic field. Yes, Kyosha? Space around the magnet within which we can experience its influence is known as a magnet. ओके, वेरी गुड। तो भाई किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो इलाका जिस इलाके में आप मैग्नेट के इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसी को आज से हम क्या बोलने वाले हैं? आर्ची बताइए। Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। और यार याद करो, हर चीज के साथ हमने एक इंग्लिश का अल्फाबेट पकड़ा रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या पकड़ाया हुआ था बताओ? ई। मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम एक और टर्म अटैच कर देते हैं, वो है कैपिटल बी। तो आज से अगर आपको कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड बताना होगा तो आप किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करोगे उसको? बी से रिप्रेजेंट करोगे। सो बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है वो बताने के लिए हम एक लेटर का यूज करेंगे, दैट इज द कैपिटल बी, और इससे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलने वाले हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, याद है ना, ये एक वेक्टर थी, राइट? Yes, sir. ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इस वेक्टर क्वांटिटी की दो डायरेक्शन बड़ी ही पॉपुलर हैं। कौन सी दो डायरेक्शन? लिसन केयरफुली। ये मान लीजिए आपका पेज है, पहली डायरेक्शन तो पेज का परपेंडिकुलर गोइंग इनवर्ड्स,
इस पेज के परपेंडिकुलर अंदर जाने वाली डायरेक्शन। अरे यार समझ पा रहे हो बात को? यानी मैंने ऊपर ऐसे मैग्नेट लगा दिया और मैग्नेट लगाने के बाद मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ द पेपर। परपेंडिकुलर भी है और अंदर की तरफ भी जा रहा है। आ रही है ना बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर इट इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, देन यू हैव टू टेक क्रॉस। तब आप उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? इस क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन अगर सोचो यही मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होता, प्लेन ऑफ द पेपर से ऐसे बाहर आ रहा होता, तो आपको क्या ये दिखाई पड़ रहा है? मेरे को बताओ, ये क्या दिखता है आपको नॉर्मली? Dot. डॉट डॉट। इसीलिए जब हम इमर्जिंग आउट जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। सो डॉट इज फॉर इमर्जिंग आउट मैग्नेटिक फील्ड। Emerging out magnetic field, and cross is for मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनवर्ड्स। आ रही है ना बात समझ में? Yes, sir. ओके। वेक्टर क्वांटिटी है, इमर्जिंग आउट हो यानी प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर आ रही हो, डॉट से डिपिक्ट करोगे। और अगर क्रॉस से डिपिक्ट किया हुआ है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है, और वो कुछ इस तरीके से ऐसे 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 इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, चलो। नाउ एक बड़े ही स्पेशल टाइप की फोर्स की बात की है। कोई मेरे को टाइटल बताएगा उस फोर्स का? Lorentz लॉरेंट्ज force. फोर्स। Lorentz. यस, लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, देखना आप, कॉन्सेंट्रेट करना, बात क्या है। ये मान लो अपने पास कोई एक चार्ज्ड पार्टिकल है। ठीक है, इस चार्ज्ड पार्टिकल को मैं दो फील्ड के अंदर एक ही टाइम पे रख देता हूं। अरे कितनी फील्ड में रखा है मैंने इस चार्ज पार्टिकल को? दो दो फील्ड में। कौन सी दो फील्ड अभी तक आपने पढ़ ली है 12th स्टैंडर्ड के अंदर? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट। इलेक्ट्रिक एंड यहां हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक। वेरी गुड। तो भाई अगर इस चार्ज्ड पार्टिकल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी रखा, इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी प्लेस कर दिया, और इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रख दिया, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है। इन दोनों फोर्सेस का जब हम टोटल निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? क्या निकाल लेते हैं? टोटल। तो जब आप ये टोटल फोर्स निकाल लेते हो इस चार्ज पार्टिकल पे, ड्यू टू विच फील्ड्स? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। उसी को हमने क्या नाम दिया हुआ है? लॉरेंट्ज फोर्स नाम दिया हुआ है। सो द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है ये मूव कर रहा है इस टाइम पे। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। आ रही है ना बात समझ में? हेलो। Yes, sir. Yes. सो अगर मैं इस पूरी बात को कंपाइल करके लॉरेंट्ज फोर्स की डेफिनेशन आपके सामने प्रेजेंट करूं, तो जैनम, लॉरेंट्ज फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। क्लियर है क्या ये बात? Yes, sir. Yes, sir. विश्वा मैडम डिफाइन कर दीजिए, क्या है ये लॉरेंट्ज फोर्स? It is the total force experienced by moving charge particle कौन से दो Under the- फील्ड के इन्फ्लुएंस में? electric field and magnetic field. बहुत बढ़िया। द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इज नोन एज लोरेंट्ज फोर्स।
हर्ष, अगर किसी ऑब्जेक्ट के यानी चार्ज पार्टिकल के पास में मैंने ई जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, तो उस क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? QE. QE, वेरी गुड। ऐसे ही जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए डेरिवेशन किया और निकाला, तो हमें पता चला कि चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर बी जितनी मैग्नेटिक फील्ड में, या ना ये चार्ज्ड पार्टिकल स्टेशनरी है या मूविंग है? Moving. मूविंग है, तो इसके पास कौन सी चीज होगी? वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी। तो भाई हमने अज्यूम कर लिया इसकी वेलोसिटी है v वेक्टर। सो दिस मैग्नेटिक फोर्स इज रिटन एज q टाइम्स v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। v और b का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमको क्या मिल जाता है? मैग्नेटिक फोर्स मिल जाता है। डॉली, लॉरेंस फोर्स को डिफाइन करते टाइम हमने एक वर्ड बोला था, दैट वाज टोटल फोर्स। तो अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है तो व्हाट शुड आई डू? Add both. ऐड कर देंगे, बिल्कुल सही है। तो भाई इस इलेक्ट्रिक फोर्स को और इस मैग्नेटिक फोर्स को हमने कर दिया है ऐड। द्विज, मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन ऊपर क्या लिखी है हमने? QE, वेरी गुड। हेली, मैग्नेटिक फोर्स का क्या इक्वेशन है? हेली, आवाज नहीं आ रही है। मैग्नेटिक फोर्स का क्या इक्वेशन है? लिखा हुआ है ऊपर। अरे बच्चे, वो मीटिंग में आप या नहीं हो? अब आ रही है? यस, यू आर ऑडिबल। सर अब आ रही है? यस, यू आर ऑडिबल। सर हेलो। यार, फिर चुप हो गई ये लड़की। हेलो। यस कनन, आप ही बता दो। सर V cross B. Q टाइम्स V क्रॉस B। नहीं हेली, अब नहीं बात सर। करनी है। नहीं, अब नहीं बात करनी है। चलो, Q यहां से हम ले लेते हैं कॉमन, और इक्वेशन बन जाएगी हमारी E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये जो इक्वेशन आपके पास निकल करके आई है, इसी इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया हुआ है? लॉरेंट्ज फोर्स। आ रही है ना बात समझ में? So Lorentz Yes, force sir. is the force experienced by a charged particle which is moving under the influence of electric and magnetic force. अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स में कोई एक चार्ज पार्टिकल बुनिशा मूव कर रहा है, तो उस पर दो फोर्स लगेंगे, एक है इलेक्ट्रिक, दूसरा है मैग्नेटिक। दोनों का टोटल अगर हम निकाल लेते हैं तो जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। यस। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होगा कि सर फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। मैं अग्री करूंगा आपसे, बिल्कुल सही बात है। और अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन तो आपको पता है। कहां पता चलिए ये डायरेक्शन आपको? चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको पता है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार, आ रही है ना इतनी बात समझ में? चैप्टर 1 की कहानी। यस सर। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स भी कश्मी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो पक्की बात है इसकी भी क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और अगर डायरेक्शन है तो वो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? याद करो, डायरेक्शन निकालने के लिए हम A क्रॉस B का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग हम पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में एक स्क्रू को घुमाते थे, राइट? और वो स्क्रू जिस डायरेक्शन में जाता था वही डायरेक्शन होती थी जो फाइनल आपका वेक्टर है उसकी। आ रही है ना बात समझ में? यस सर। लेकिन यहां पे राइट हैंड स्क्रू लगाना
रूल लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें पड़ता है, और इसीलिए हमने इसका एक अल्टरनेटिव फाइंड आउट कर रखा है, और वो अल्टरनेटिव है, कोई अगर नोट्स ओपन करके बैठा हुआ है तो वो बता सकता है लेफ्ट क्या हैंड है? फ्लेमिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फोर्स की हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे विद्युत? Right? So we are going to use Fleming's left hand rule to find the direction of magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग अंगल का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। अच्छा, इस प्रोसेस में कभी भी आपको फ्लेमिंग साहब के पास जा करके उनका लेफ्ट हैंड लाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो हम अपने ही लेफ्ट हैंड से लगाएंगे, लेकिन रूल उन्होंने दिया था इसलिए नाम पड़ गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कभी ऐसा नहीं बोलना सर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है तो उसका लेफ्ट हैंड लेके आता हूं और फिर लगाता हूं, लोचा हो जाएगा। फ्लेमिंग अंकल अपने साथ नहीं है, उनका टाटा बाय बाय हो गया, सीन खत्म, खल्लास, टाटा गया, ऐसा सीन हो सर चुका है, उनका ठीक है? कोई मतलब पीढ़ी वीढ़ी आगे बढ़ी हो? मतलब तुम लोगों ने फाइनली कर रखा है, हाथ हाँ काट सर, के हम लाना है सबका हाथ उसका। लेके आएगी एक एक करके। वाह वाह, क्या स्टूडेंट है यार। मतलब जिस बात के लिए ना बोल रहा हूं उस पे पहले फोकस करना है, बाकी सारी बातें बाद में। वेरी गुड, कैमरास ऑफ होना चालू हो गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। चलिए, कमिंग टू द पॉइंट, तो फ्लेमिंग अंकल का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? देखो, पहले ये आइडिया फ्लेमिंग को आया नहीं था ना, इसीलिए वो हाथ छोड़ के नहीं गया, नहीं तो वो हाथ छोड़ के भी चले जाता। और फिर हमारी हमारी मतलब देखो, हमारी इंडियन मूवीज भी थोड़ी इसी टाइप की हैं। लाइक वी वर आस्किंग, गब्बर को हम बोलते थे, ये गब्बर ने बोला था ठाकुर को, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, है ना? सिमिलर वी आर आस्किंग टू फ्लेमिंग, ये हाथ हमें दे दे फ्लेमिंग, है ना? तो सिचुएशन इज समथिंग लाइक दैट, कोई बात नहीं। सर चलो, कमिंग टू लेकिन द दे दिया था ना उसने हाथ। ओए गब्बर की फैन, अभी शांति रख, अभी हम फ्लेमिंग का हाथ नहीं काट सकते हैं बच्चे, इसलिए नहीं चल पाएगा हमारा काम, ठीक है? सर उस वक्त काट दिया होता तो ये रूल नहीं आता क्या बात है हीत, वाह, क्या फीलिंग्स लेके आ रहा है तू। अभी बाकी लोग फिर तेरे ऊपर आएंगे, ध्यान रखना, सारे सारे आकर के तेरे को मुक्केबाजी करेंगे तेरे ऊपर, सारे बॉक्सिंग सीखना चालू करेंगे तेरे से, मालूम है? सर। वो सर साइंटिस्ट की बात कर रहे कोई नहीं, हम इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, है ना? हैं। यस। चलिए, सो मैग्नेटिक फोर्स का जो हमारा इक्वेशन था, इट वाज क्यू वी क्रॉस बी, सही है? क्रॉस प्रोडक्ट हटाने पर क्या आता है, किसी को याद है क्या? ए क्रॉस बी, साइन थीटा। वेरी गुड, सो क्यू वी बी साइन थीटा, और इसके साथ एक आएगा डायरेक्शन जो हमने लगा दिया हुआ है एन कैप, यूनिट वेक्टर है। अगर मैं आपसे बोलूं इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू QVB sin theta. Magnitude of this magnetic force will be equal to QVB sin theta. लेकिन फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन बताना जरूरी है। डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? मैग्नेटिक फील्ड जिधर को जाए उधर को उंगली करो। क्या करो? ये जो फर्स्ट फिंगर है ना, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है? ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आई कांट राइट विद दिस हैंड, ठीक है? तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है ना, उसकी इंडेक्स फिंगर को इस डायरेक्शन में रखो जहां मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, करेक्ट? अरे यार समझ में आया या नहीं? यस। और अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में वो जिस तरफ को मूव कर रहा है उस तरफ अपनी मिडिल फिंगर कर दो। देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं,
मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, और अपना प्रोटॉन जो है ना प्रीत, वो इस तरफ को आ रहा है, ऐसे इस तरफ को आ रहा है। कश्वी, प्रोटॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, करेक्ट? No, sir, it's positively charged. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वेरी गुड। तो भाई ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज की मोशन की डायरेक्शन, यानी जिस तरफ वो मूव कर रहा है वो हमारी ये मिडिल फिंगर शो कर रही है। तब ये जो थंब है ना बाबा, ये थंब क्या बताएगा आपको? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। इन शॉर्ट, अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड इधर रखा, प्रोटॉन इधर मूव करता हुआ आया, तो प्रोटॉन ऐसे ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पे फोर्स कहां लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अरे बात समझ में आई भिड़ू या नहीं? सर Yes, sir. आ गए सर. गुड। Yes, sir. अच्छा, अब अगर इसी को हम इलेक्ट्रॉन के केस में बात करें, तो इलेक्ट्रॉन के केस में ये चार्ज कैसा हो जाता है? पॉजिटिव या Negative. नेगेटिव? Negative. हो जाता है। Negative. एंड क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव हो चुका होता है, तो जो डायरेक्शन आप फाइंड आउट करते हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। तो एज आई टोल्ड यू, प्रोटॉन कहां आएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा। सोचो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा होता, वो कहां जाता? नीचे की तरफ. नीचे की तरफ. नीचे की तरफ चले जाता। ठीक है? सर यस। सर चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड हर बार परपेंडिकुलर ही होंगे? ये तो जस्ट मैं एक सिनेरियो ले रहा हूं, बाकी हर बार परपेंडिकुलर नहीं होंगे। वहां पे हम स्क्रू रूल यूज करेंगे, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है? स्क्रू रूल या फिर हम और भी बहुत सारे रूल समझने वाले हैं। अभी बेसिक में हमें ये समझना है, ठीक है? तो अगर इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए। जिधर पॉजिटिव चार्ज का मोशन हो रहा है उधर आप अपनी ये मिडिल फिंगर कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप इंडेक्स फिंगर को कर दो, तो ये थंब क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स बताएगा। अगर चार्ज नेगेटिव है तो इसी का 180 डिग्री कर देना, उल्टा कर देना, काम खत्म। ठीक है? मतलब अगर फोर्स आपका ऊपर की तरफ आया है तो एक्चुअल में फोर्स कहां लगेगा? नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव यानी कि आगे माइनस आएगा, माइनस यानी ऑपोजिट टू दी फाइंडेड डायरेक्शन। जो डायरेक्शन में आपने फाइंड आउट किया है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन विल बी योर आंसर। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है कि बच्चा अपना सिर पकड़ के बोलता है, हे भगवान ये क्या कर डाला, जैसे अभी बुनीशा कर रही थी, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे? इसका दूसरा वर्जन देखेंगे। कोई मेरे को बताएगा कन्वेंशनल करंट या इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हम क्या मान के चलते हैं? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ यस, ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस की मोशन का ऑपोजिट। और अगर मैं बोल दूं कि ये पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में ही है, तो क्या कोई दिक्कत आपको? नो सर। नहीं होगा, है ना? बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को चल रहा है तो करंट इसी तरफ को होगी। सही बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, देख लो फोर्स कहां आ गया? ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है? लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ को चल रहा होता तो क्या करंट इस तरफ को हो जाती है या ना? सोचो, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहा है, इस तरफ को मूव कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस हमें इलेक्ट्रॉन की मोशन कहां लेनी पड़ती? इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फोर्स कहां लगने लग जाएगा? नीचे की तरफ लगने लग जाएगा। क्या ये वाला पार्ट इजी कर रहा है आपके लाइफ को थोड़ा सा? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में कर दिया, यानी पॉजिटिव चार्ज की मोशन तो वो करंट की डायरेक्शन हो गई। नेगेटिव चार्ज की मोशन का ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया करंट की डायरेक्शन। इसीलिए अगर आप नोट्स देखोगे तो फर्स्ट ये जो थंब है इस पे एफ लिखा होगा, बी लिखा होगा इस इंडेक्स फिंगर के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड पे लिखा होगा आई, एफ बी आई, एफ बी आई। अरे एफ मतलब फोर्स, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको तुम अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मत समझ लेना कि वो तुम्हारे साथ कुछ आगे इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रखर बताओ भाई, थंब क्या रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड का, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में? सर फोर्स।
फोर्स रिप्रेजेंट करता है। वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट कर, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी फिंगर रिप्रेजेंट करती है दक्ष? सर फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर, वेरी गुड। एंड सेकंड फिंगर ऋषि क्या रिप्रेजेंट करती है? करंट या वेलोसिटी। करंट या डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जिस तरफ को मूव कर रहा है हमारा चार्ज। ठीक है, चलिए। सर यस। सर ये मैग्नेटिक फोर्स का जो आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया, तो उसमें मतलब एक ही केस है ना, मतलब नेगेटिव में ही हो सकता है हमेशा, पॉजिटिव तो होगा नहीं ना? नेगेटिव पॉजिटिव में समझा नहीं कशिश। सर मतलब कि ये फोर्स 180 में लगेगा सही, मतलब इसमें करते हैं मतलब करते हैं, कौन? देखते हैं बस बस कशिश, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखो, अब भाई ये जो मैग्नेटिक फोर्स की हमारी वैल्यू का जो इक्वेशन आया इति, वो इक्वेशन क्या था? Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। ठीक है, अब याद करो लॉरेंस फोर्स डिफाइन करते टाइम मैंने एक वर्ड के ऊपर बहुत हाईलाइट किया हुआ था, एंड दैट वर्ड वाज कि चार्ज क्या करता हुआ होना चाहिए? मूव करता हुआ होना चाहिए। क्यों इसके ऊपर हाईलाइट किया था याना? बिकॉज अगर चार्ज ने मूव करना कर दिया बंद तो उसकी बेल लॉ सीटी कितनी हो जाएगी? 0। और अगर बेल लॉ सीटी हो गई 0 तो बाकियों की कोई औकात नहीं है रे बाबा, सबके सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर चार्ज रुका तो मैग्नेटिक फोर्स लगना वहीं के वहीं क्या हो जाएगा? बंद। चार्ज का मूव होना इज वेरी 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 वेरी, कैसेट अटक गई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। चार्ज अगर मूव करता रहेगा तब तक ये मैग्नेटिक फोर्स लगता रहेगा तरुष। जैसे ही चार्ज ने मूव करना कर दिया बंद, वैसे ही ये मैग्नेटिक फोर्स लगना भी क्या हो जाएगा? बंद। अरे डाउट किसी को इतने पार्ट में कोई? नो सर। बहुत बढ़िया। थोड़ी और स्पेशल बातें करते हैं इसके बारे में। देखो, सेकंड चीज क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये थीटा, बताओ ये थीटा किन दो के बीच का एंगल है? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। Velocity and magnetic. अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और चार्ज भी इधर को ही चल रहा है, मतलब चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो चुका है? 0 डिग्री का हो चुका है, राइट? यानी थीटा इज इक्वल टू 0 है। या चार्ज इस तरफ को चल रहा है, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना है? 180। 180 है। तो अगर चार्ज पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब चार्ज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है। एंड थीटा इज इक्वल टू 180 मतलब चार्ज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अरे धुरंधरों, मेरे को बताओ साइन 0 साइन 180 कितना होता है? दोनों ही 0 होते हैं। दोनों ही 0 होते हैं। वेरी गुड। सो इन बोथ द केसेस योर आंसर विल बी QVB, और यहां आ जाएगा 0, आंसर विल बी 0 न्यूटन। कहने का मतलब ये है कि अगर चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल घुसा या एंटी पैरेलल घुसा तो उस टाइम पर उसके ऊपर कौनो फोर्स लगेगा नहीं। समझे? यस सर। लेकिन सोचो अगर मुझे चाहिए हो ये फोर्स मैक्सिमम, तो इस फोर्स के मैक्सिमम बनाने के लिए मुझे साइन 90 थीटा को कैसा डिग्री। बनाना पड़ेगा? मैक्सिमम, बिल्कुल सही, वाह क्या बात है। तो इसे मुझे मैक्सिमम बनाना पड़ेगा और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। सो FM कैन बी रिटन एज QVB इंटू 1। लेकिन साइन थीटा 1 कब होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, थीटा यानी एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये 90 डिग्री ही है तो उस टाइम पर मैग्नेटिक फोर्स कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। महत्तम थई जशे। जो
V અને B વચ્ચેનો ખૂણો 90 ડિગ્રીનું હોય તો ચાર્જડ પાર્ટિકલ ઉપર એટલે કે આવેશિત કણ ઉપર લાગતું બળ મહત્તમ થઈ જવાનું છે. बरोबर, ठीक है. थीटा को 90 कर डाला, फोर्स को मैक्सिमम बना डाला. थीटा 90 कर दिया, फोर्स हो गया मैक्सिमम. आई होप कोई दिक्कत नहीं है इसमें. नो सर. चलो थोड़ा और खिलवाड़ करते हैं इक्वेशंस के साथ. ठीक है, इक्वेशंस के साथ थोड़ा और खिलवाड़ चालू करते हैं. अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे इतना खिलवाड़ कर दिया है सर कि अब खिलवाड़ करने की इच्छा बिल्कुल नहीं कर रही है. कोई नहीं यार, थोड़ा थोड़ा और झेल ले बस. मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन था क्यू वी बी साइन थीटा. अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से बी को सब्जेक्ट बनाओ, बोलो क्या बनेगी इक्वेशन? F by F Q. by Q क्यू V वी sin साइन थीटा. एफ बाय, वेरी गुड, क्यू वी साइन थीटा. अरे यार साइन थीटा का कोई यूनिट होता है क्या? नक्को रे बाबा, कोई यूनिट होतो નથી. પણ फोर्स का तो यूनिट होय छे. फोर्स का एसआई यूनिट होय छे न्यूटन. અને ये जो क्यू है इसको हम बोलता है चार्ज. चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम्ब. अंकल की मेमोरी में कूलम्ब. वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर चला जाएगा? बोलो ने. न्यूमरेटर. न्यूमरेटर के अंदर न्यूटन इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय कूलम इंटू मीटर. भाई आने सेंटीमीटर नो वांची लेता हो. आ सेंटीमीटर न थी, आ कूलम इंटू मीटर 100. बरोबर. yes चलो आते हैं पॉइंट के ऊपर. अब ये जो आया न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलम इंटू मीटर, कोई मेरे को बताएगा न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT माइनस. वेरी गुड. ये जो S है सेकेंड, ये किसके लिए है? T1 के लिए. कूलम्ब का क्या होता है बे? बोला हुआ था, याद कर डाला. A1 इसको भूला. A1 T1, यस. और मीटर का क्या हो जाएगा? L1 हो जाएगा. यू कैन, अगर इसको आप इसको सॉल्व कर सकते हो, हालांकि मैं तो नहीं कर सकता बट तुम कर सकते हो. T1 से T1 को मैंने कर दिया शहीद, इस L1 से इस L1 को कर दिया शहीद. इक्वेशन बन जाती है M1 L0 है ही नहीं, T-2 एंड A-1. ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का dimensional formula. So this is the dimensional formula of magnetic field, right? Magnetic field का dimensional formula M1 T-2 A-1 होगा. इसका SI यूनिट होता है टकला. टेस्ला. टेस्ला. अरे यार गलत प्रोनाउंस कर दिया. आई एम सॉरी. टेस्ला है वो. सॉरी टेस्ला है. सो द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेस्ला. और 1 टेस्ला, ये जो एसआई यूनिट है, इसको चैप्टर नंबर 1 में आपने एक बड़े ही महान साइंटिस्ट की लॉ पढ़ा हुआ था. याद है? सेशन 1.5 Gauss law. गॉसेस लॉ. तो 1 टेस्ला और गॉस जो है ये इसका हो जाता है सीजीएस यूनिट. और टेस्ला और गॉस के बीच में जब हम रिलेशन निकालते हैं, कोई बता सकता है क्या आएगा? 10 to the power 4. 10⁴ गॉस. सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस. आ रही है ना बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर. ओके, चलिए थोड़ा और इसके साथ खिलवाड़ करते हैं. सर अभी और बाकी है इसमें थोड़ा सा. B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा. विचारो, थीटा आपने कर दी 90 डिग्री. बरोबर. थीटा हमने कितना कर दी था? 90 डिग्री कर दी था. बरोबर. वेलोसिटी आपने अज्यूम करी ली थी 1 मीटर प्रति सेकंड 6. चार्ज जो हमने अज्यूम किया है वो 1 कूलम 9. बरोबर. 1 कूलम का चार्ज है मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विथ 1 मीटर पर सेकेंड. जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. सुनना,
कॉन्सेंट्रेट करना। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम चार्ज moving with 1 meter per second velocity perpendicular to the magnetic field is called magnetic field intensity. किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो यू कैन डिफाइन इट एज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज मूविंग विथ यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से अगर एंटर होता है, तब जितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है वही उस पॉइंट की क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। अरे क्लियर है बात या कोई डाउट है? अरे बोलो बोलो बोलो। सर एक बार वापस से डिफाइन करो ना। बिल्कुल। Magnetic field at any point is defined as force experienced by unit charge moving with 1 meter per second, या इसी को हम बोल सकते हैं यूनिट वेलोसिटी, मूविंग विथ यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बस खत्म। The force experienced by unit charge moving with unit velocity perpendicular to the magnetic field is known as magnetic field intensity of the given point. Clear है? Yes sir. Yes, sir. Great. चलिए विदित, कैन यू टेल मी, जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए और बी का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होता है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर? डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, जितने लोग आंसर कर सकते हो रेज योर हैंड। डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि आप भूल चुके हो बेसिकली इस बात को। सर रिपीट करो ना एक बार। माय क्वेश्चन इज, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स वेक्टोरली, यानी दो वेक्टर्स का मैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, वेक्टर प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो कैन यू टेल मी जो डायरेक्शन आती है रिजल्टेंट वेक्टर की वो क्या होती है? सर ए से फिंगर्स को बी की साइड तक कर्ल करेंगे। सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन सर। सर ए वेक्टर से बी की वेक्टर सुजल की तरफ से और डॉली की तरफ से मेरे को आंसर मिला है। डॉली का आंसर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बट सुजल का एकदम परफेक्ट आंसर है। सुजल एक बार अनाउंस कर दो बड़ी ये आंसर आपका। Perpendicular to both the vectors. Yes, it is perpendicular to both the vectors. सही बात है ना? जो रिजल्टेंट मिलेगा वो ए को भी परपेंडिकुलर होगा और बी को भी परपेंडिकुलर होगा। This was the statement from 11th standard chapter number 7. Chapter number 7 के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट सेशन नंबर 2 of 7th chapter, पेज नंबर 3, राइट? तो यू कैन गो एंड रेफर दैट, वहां से आप इसको रेफर भी कर सकते हो, नोट्स आपके पास होंगे ही। सो ए क्रॉस बी से जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलता है वो ए को भी परपेंडिकुलर और बी को भी परपेंडिकुलर होता है। अगर इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम जाएं तो V क्रॉस B, ये जो मैग्नेटिक फोर्स का हमारा इक्वेशन है, इट इज Q V क्रॉस B। इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी को भी परपेंडिकुलर होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर होगा। याद करो ये रूल मैंने आपको बताया था, है ना? ये होती थी वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये होती थी मैग्नेटिक फील्ड और ये होता था फोर्स। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, फोर्स और वेलोसिटी भी क्या है, परपेंडिकुलर है। सो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाली रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स होता है। ये चीज हमें याद रखनी है, राइट? अब कोई मुझे बता सकता है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन
डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी? Velocity equals to displacement upon. कहने का मतलब ये है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आएगा। वेरी गुड। यार वर्क का इक्वेशन कोई मेरे को बताओ, W इज इक्वल टू क्या होता था इक्वेशन? FD fx cos थीटा। F डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, राइट? तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो आई कैन राइट एफ डी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि डॉट हटाया तो कॉस आएगा और क्रॉस हटाया तो साइन आएगा। यार याद करो, अभी मैंने बताया कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सही है ना? यस सर। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो पक्की बात है फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, एंड जब दोनों की डायरेक्शन सेम तो अगर वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर तो मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के परपेंडिकुलर। अब मेरे को जरा ये बताओ, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुए तो थीटा कितना होगा? 90। और cos 90 जग जाहिर है वैल्यू कितनी होती है? 1 नहीं होती है, 0 होती है। जीरो। सो द वर्क डन विल बिकम 0 जूल। कोई भी वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड से होगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से कोई भी वर्क डन होता नहीं है। आ रही है बात समझ में? अरे यार आ रही है बात समझ में? यस सर। ओके, नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम अगर किसी को याद हो तो W इज इक्वल टू क्या होता था? डेल्टा के। वेरी गुड, W इज इक्वल टू डेल्टा के। व्हेन वर्क डन इज इक्वल टू 0 उस टाइम पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसी आने वाली है? कांस्टेंट आने वाली है। और ये तभी आ सकती है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रही हो। सही बात है ना? अरे यार समझ पा रहे हो इस बात को? W इज इक्वल टू 0, डेल्टा के 0 हो गया। डेल्टा के यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, अगर ये 0 है तो इसका मतलब फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। और अगर इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड कोई भी चेंज हुई नहीं है। इसीलिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नोट्स में आपको दिया होगा, काइनेटिक एनर्जी and speed of the particle does not change when charged particle is placed in a magnetic field। ऐसी कोई लाइन आपको नोट्स में मिलेगी, ढूंढो और Yes, रीड sir. करके मेरे को बताओ। Sir, kinetic energy as well as speed of the particle remain constant when acted upon by a magnetic field. वेरी गुड। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी लेकिन स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज होगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी में जो दो चीजें होती हैं, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को मैग्नेटिक फील्ड हाथ लगाता नहीं है, ये किसके साथ छेड़खानी करता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के साथ। समझ रहे हो बात को? मतलब अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ तो क्या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी? बोलो बोलो बोलो, बढ़ेगी क्या उसकी स्पीड? कांस्टेंट। नो सर, नहीं बढ़ेगी। क्या उसकी स्पीड घट जाएगी? मतलब कुछ जो भी नहीं स्पीड होगा थी उसकी वो स्पीड No, का। sir, constant रहेगी। होगी? आंसर इज नो। होगा क्या? सिर्फ उसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो सकती है, ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाएगी। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बड़ा ही तगड़ा न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है सेक्शन डी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 18 उसका पार्ट नंबर 2 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर 2। A charged particle enters an environment of a strong non-uniform magnetic field varying from point to point both in magnitude and direction and come out of it following a complicated trajectory. Would it final speed equal the initial speed if it suffered non-collisions with the environment? तो कौन आंसर कर सकता है इस बात को?
अरे यार मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल गया है तो क्या उसकी स्पीड चेंज होगी, स्पीड यानी मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं होगा। यस, यही पूरे क्वेश्चन का मतलब था। देख लो इतना लंबा लाइन दे रखा था और उसका आंसर इतना छोटा सा है, था ना भयानक सा? यस सर। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 2। मूविंग अहेड, अब हम देखते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसकी मोशन एक्चुअली कैसी होने लग जाती है, किस तरीके की मोशन होती है उस चार्ज पार्टिकल की व्हेन इट इज एंटरिंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, तो दो टाइप की मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बताई थी। एक मैग्नेटिक फील्ड थी जिसको आपने डॉट से प्रेजेंट किया हुआ था, और दूसरी क्रॉस। क्रॉस। क्रॉस से अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे बताई है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड इज Going परपेंडिकुलर टू inward. द पेज गोइंग इनवर्ड्स। तो भाई यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पेज के परपेंडिकुलर ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब अपने किसी चार्ज पार्टिकल को ला करके यहां पे तुमने रख दिया और इसको इस तरफ मूव करा दिया, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कैसा चार्ज पार्टिकल है ये? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मेरे को बताओ, क्या पॉजिटिव में कोई लोचा लफड़ा होता है क्या मैग्नेटिक फोर्स के केस में? नो सर। नो नहीं सर। होता है। लोचे किस में आते हैं? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। नेगेटिव के केस में, ठीक है। वेरी गुड। तो भाई इधर को अगर आपने इसको मूव कराया तो इस केस में इसकी वेलोसिटी वेक्टर किधर हो जाएगा? इस तरफ। यार सोचो, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने किस फिंगर से रिप्रेजेंट किया था? पहली, दूसरी या ये थंब से? किससे रिप्रेजेंट किया था? पहले First। तो देख लो, ये जा रहा है अंदर की तरफ। कश्मी मेरी फिंगर भी कहां जा रही है? Into the plane. इनटू द पेज, राइट। अच्छा, ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है तो मेरे को फिंगर इधर करनी चाहिए, इधर करनी चाहिए, कहां करनी चाहिए बताओ? अरे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इन दिस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? इसको किधर रखेंगे, किस डायरेक्शन में? चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में। और अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है तो हमारा भी ये जो फिंगर है वो इसी तरफ को होगा। बच्चे, तब तू जब अपना थंब ओपन करेगा ना तो मेरे हाथ तो दर्द करने लग गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इधर रखता हूं। देख, ये थंब किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। अरे यार कहां जा रहा है? बोल 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 बोल। अपवर्ड डायरेक्शन। अरे यार तुमने खुद ने लगा के देखा क्या? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो भाई ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा। और ये इधर जा रहा था, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इट विल गो समथिंग लाइक दिस। आई होप आप समझ पा रहे हो इस बात को। इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये ऐसे अपने पाथ को चेंज कर लेगा। आ रही है ना बात समझ में? यस। यस सर। ओके, अब देखना, इस पॉइंट पे जैसे ये पहुंचा तो अब ये किस तरफ को मूव कर रहा है? इस तरफ को। मतलब वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ को आ चुका है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? सोचो सोचो सोचो। ऊपर। सर नीचे की तरफ। अंदर की तरफ है, इनटू द पेज ऑफ द प्लेन। तो देखो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, और इस बार वेलोसिटी कहां जा चुकी है? ऊपर की तरफ। चेक करना बच्चे, ये रहा तेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा तेरा वेलोसिटी वेक्टर। अब फोर्स कहां लग रहा है? फिर से इस तरफ को फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड में। और अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में घुमा दूं तो देखना ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो क्या किया है यहां पे हमने। यस सर। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
ये इस पॉइंट के ऊपर ही आपने गेस कर लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं इसको इस पॉइंट पे देखूं तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना कहाँ है, इस तरफ को है। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर जा रही है, तो वेलोसिटी इधर जानी चाहिए, इधर ऐसे। अरे यार ये तो मैं बना भी नहीं पा रहा हूं, देखो वेलोसिटी इधर जानी चाहिए ऐसे, और ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये नीचे की तरफ। तो यू विल पुट योर हैंड समथिंग लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इस तरफ को, तो फोर्स कहां लगेगा, नीचे डाउनवर्ड। की तरफ, डाउनवर्ड्स। वेरी गुड। और उस केस में ये जो है ये ट्रेजेक्ट्री ऐसी हो जाएगी। अब इसके बाद यहां पे मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि अगर इस तरफ वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स कहां पे लगेगा। देख लो ये पूरा एक सर्कल बन चुका है, और इस सर्कल में यहां पे फोर्स इस तरफ लग रहा था, यहां पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, यहां पे फोर्स इस तरफ लग रहा है। क्या ये एक स्पेशल टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है आपको, यस जो हर बार सेंटर की तरफ लगता है, और हर बार सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंटर सीकिंग फोर्स या सेंट्रीपीटल फोर्स कहा जाता है। सही है ना। यस सर। अरे यार बाकी लोगों की आवाज नहीं आई। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नाउ वी आर अज्यूमिंग मास ऑफ द पार्टिकल इज m, वेलोसिटी कितनी अज्यूम कर रखी है हमने, v, और जिस ट्रेजेक्ट्री में इसने मूव किया है इस ट्रेजेक्ट्री की रेडियस हम कितनी ले रहे हैं, आर। राइट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, यस, इंटेंसिटी इज b, जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो b, और चार्ज कितना था इसके ऊपर, चार्ज था q जितना। तो सोचो सेंट्रीपीटल फोर्स हो जाएगा mv²/r, सही है ना। यस सर। और सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी अपने आप नहीं आता है, ये किसी ना किसी फोर्स की वजह से आता है। यहां चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है दैट इज दिस QV×B, सही है ना। यस सर। सो यू कैन राइट इट एज QVB, साथ में आता साइन थीटा, पर यार ध्यान तो दो, एक बार 90. मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, 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 हर बार थीटा कितना है, 90 है, हेंस साइन 90 विल बी इक्वल टू 1। तो मैंने इसके बाद साइन 90 की जगह पे सीधा कितना रख दिया है, 1 रख दिया है। एक v से एक v शहीद हो गया, यहां से r को इस तरफ ले आओ, qb को यहां पे, सो r इज इक्वल टू हो जाएगा mv डिवाइडेड बाय qb। 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 5 सेशन 5.1 पेज नंबर 2, वहां पे आपने पढ़ा हुआ था मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यस। तो कैन वी राइट r इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय qb, लिख सकते हैं। रेडियस, जो रेडियस यहां पे बनेगी दैट रेडियस इक्वल टू मोमेंटम डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। आ रही है ना बात समझ में। यस सर। सर मोमेंटम 3rd पेज पे। नई वाली नोट्स में 2nd पेज पे आ चुका है दोस्त, है ना। जो इस ईयर बनी है ना उसमें वो 2nd पेज पे आ चुका है, तो मेरे को अब उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, वो भी मेरे को याद करना है, इसीलिए अब मैं उसको तैयार करने में लगा हुआ। इतनी जल्दी याद हो गया आपको वो? नोट्स मैंने ही डिजाइन करी है ना, इसलिए। चलिए, सो रेडियस ऑफ दिस पाथ ये हम आज निकाल करके रखते हैं, अगले लेक्चर में हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन ये इतना पार्ट भाई घर पे जाकर के प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नहीं